नमस्कार दोस्तों आपके एग्ज़ाम को टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं टेस्ट सीरीज लेकर चल रहा हूँ। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज लेकर चल रहा हूँ, जिसमें मैंने बहुत ही जो 100% आने वाले क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों का समावेश किया है। मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपने पहले बहुत ही कम देखे होंगे। और ये टेस्ट सीरीज का चौथा पार्ट है। जिन्होंने पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं या हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 दोस्तों, पिछले पार्टों में मैंने 135 क्वेश्चन तक लिए थे, ये 136 है। देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति तथा समूह सीखते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा जो हमें एक जानकारी मिलती है वो क्या होती है? एक तो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, बनाए रखने तथा पुनः स्थापित करने के लिए सिखाया जाता है। तो इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और जिसमें इसमें जो है व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक स्वस्थता का ज्ञान प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 137 व्यायाम के दौरान अधिकतम संभव उपापचय दर जो है लगभग आधे से कम हो जाएगा यदि हीमोग्लोबिन स्तर आधे से गिर जाता है। तो दोस्तों, यदि हीमोग्लोबिन स्तर जो है वो आधे से कम हो जाएगा तो व्यायाम के दौरान जो उपापचय दर होती है, जिसे मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, वो लगभग आधे से भी कम हो जाती है। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है औसतन 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होती है। यानी 15 ग्राम जो होती है 100 मिलीलीटर रुधिर पर होती है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन बंधी होती है। इस प्रकार 100 मिलीलीटर रुधिर की हीमोग्लोबिन में लगभग 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन होती है। इस तरह से होता है ये। तो यदि हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है तो उसकी जो उपापचय दर वो आधे से भी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 138 कितने रीजनल समिति द्वारा, रीजनल समिति मतलब क्षेत्रीय समितियों द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन कार्य करता है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी जिसे हिंदी में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहते हैं, यह एक भारत सरकार की संस्था है। तो यह जो है इसकी क्षेत्रीय समिति द्वारा, ये इसकी क्षेत्रीय समिति होती हैं, 4 होती हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत 17 अगस्त 1995 को, यानी 17 अगस्त 1995 ईस्वी को की गई थी। इसका उत्तरदायित्व भारतीय शिक्षा प्रणाली की मानक प्रक्रियाओं को तय करना है तथा धाराओं की स्थापना करना है तथा उनका निरीक्षण करना है। और इसकी 4 क्षेत्रीय समितियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो पूर्वी है, एक पश्चिमी है, उत्तरी है तथा दक्षिणी है। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये 4 समितियां हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 139 शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण का विचार कहाँ से भारत पहुँचा? तो दोस्तों, इसका जो विचार पहुँचा है शारीरिक शिक्षा शिक्षण प्रशिक्षण का विचार, वो इंग्लैंड से भारत में आया है। और शारीरिक शिक्षा प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाला एक पाठ्यक्रम है। इस शिक्षा से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जो मनुष्य के शारीरिक विकास तथा उसके कार्य के समुचित संपादन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 140 खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य है? दोस्तों, खेल प्रशिक्षण का जो उद्देश्य है, एक तो शारीरिक दक्षता होनी चाहिए, यांत्रिक कौशल भी होना चाहिए और युक्ति कौशल होना चाहिए। ये उपरोक्त सभी हैं। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। प्रतियोगी खेलों में खेल
प्रशिक्षण के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों प्रतियोगी खेलों में जो है खेल प्रशिक्षण के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किए गए हैं। क्या क्या उद्देश्य निश्चित किए गए हैं? एक तो व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। किसी भी प्रतियोगी स्पर्धाओं में उच्चतम प्रदर्शन बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि व्यक्तित्व का एक उसमें अच्छे व्यक्तित्व का गुण विद्यमान हो। दूसरा, शारीरिक तंदुरुस्ती व दक्षता का विकास होना ज़रूरी है। खेल प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है यही है कि खिलाड़ी की शारीरिक दक्षता व दक्षता के स्तर का विकास है। तीसरा है यांत्रिक निपुणता या तकनीकी निपुणता का विकास। खेल प्रशिक्षण का एक अन्य यह है कि विभिन्न प्रकार के खेल या गतिविधि जिसमें खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करना चाहता है के लिए प्रवीणता एवं तकनीकी का विकास करना है, यानी उसमें प्रवीणता आनी चाहिए और उसके अंदर तकनीकी विकास होना ज़रूरी है। आगे नेक्स्ट है युक्ति कौशल का विकास। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कठिन प्रतिस्पर्धा होने के कारण आप देख रहे हो कितनी कठिन प्रतिस्पर्धा है हर एक खेल के अंदर आज के समय में, तो होने के लिए युक्ति कौशल का विकास महत्वपूर्ण है, ये भी ज़रूरी है। मानसिक विकास जैसे खेल प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग है। तो ये लक्ष्य तक पहुंचने के लिए खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य है जिनसे लक्ष्यों तक पहुंचा जा सकता है। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 141। खींचना, एक तो पुलिंग और धक्का देना पुशिंग, जिसे इंग्लिश में पुशिंग कहते हैं, कौशल सामान्यतः प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों ये कौशल जो प्रयुक्त होते हैं सी पार्ट करेक्ट आंसर है। कुश्ती, तीरंदाजी और रोइंग जैसे खेलों में प्रयुक्त होते हैं मुख्य रूप से, तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 142। इनमें से किसे कौशल सीखने की रीढ़ समझा जाता है? तो दोस्तों कौशल सीखने की जो सबसे महत्वपूर्ण रीढ़ होती है वो होती है ए पार्ट करेक्ट आंसर है, अभ्यास होती है। दोस्तों अभ्यास ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कठिन से कठिन कौशल को भी सीखा जा सकता है, क्योंकि यह कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुझान। एक अंग्रेजी में ये कहावत है कि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस जो है व्यक्ति को एक बहुत ही अच्छे उस पर ले जाती है, प्लेटफॉर्म पर ले जाती है। तो ए पार्ट जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 143। विस्तृत अंतराल विधि में तीव्रता होती है। तो विस्तृत अंतराल विधि में तीव्रता जो होती है वो होती है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 30 से 40% होती है। दोस्तों पहली बात तो ये कि आपको बता दें कि विस्तृत अंतराल विधि क्या होती है। प्रयास एवं पुण्य शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत जो है अंतराल प्रशिक्षण विधि पर आधारित है, यानी विस्तृत अंतराल विधि पर आधारित है। यानी अंतराल प्रशिक्षण के समय खिलाड़ी को हर बार तेज गति से कार्य करने के बाद पुण्य शक्ति प्राप्त करने का समय दिया जाता है, जिसे अंतराल विधि कहते हैं। तो यह जो है एक सेट के लिए किसी एथलीट द्वारा एक सेट के लिए लगभग 20 से 30 पुनरावृत्ति करेगा विस्तृत अंतराल विधि में, तथा उस सेट की अवधि अधिकतम उस सेट की अवधि जो कितनी होती है 30 से 40% वजन के साथ 60 सेकंड होगी। तो विस्तृत अंतराल विधि जो है 30 से 40% अधिकतम होती है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्डों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्डों का जो प्रयोग किया जाता है वो है सी पार्ट सहायक शिक्षा टीचर के द्वारा किया जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 145। हैमस्ट्रिंग कर्ल किस लीवर का उदाहरण है? तो हैमस्ट्रिंग कर्ल जो है दोस्तों वो तृतीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है, और तृतीय प्रकार के लीवर में जो है बल फलक्रम तथा गतिरोध के बीच में होता है, और मानव शरीर में अधिकांश लीवर जो है तृतीय श्रेणी के हैं। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, तृतीय प्रकार का लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 146। किस प्रकार का प्रशिक्षण या वर्कआउट मांसपेशी आकार तथा शक्ति को बढ़ाता है? मांसपेशी आकार तथा शक्ति को बढ़ाता है, तो वो है ए पार्ट करेक्ट आंसर है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है शारीरिक व्यायाम का एक प्रकार है,
और इसके द्वारा ही मांसपेशियों के आकार, शक्ति तथा एनाएरोबिक सहनशीलता को बढ़ाया जाता है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 147, सबल्य व्यायाम का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों सबल्य व्यायाम का दूसरा नाम जो है वो है गतिशील व्यायाम। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और सबल्य व्यायाम के वो एक समतानिक गतिक संकुचन भी कहा जाता है। तो सबल्य व्यायाम का दूसरा नाम गतिशील व्यायाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 148, शारीरिक शिक्षा के पाठ्य विवरण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो है कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए? एक तो बच्चों की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, दूसरा वित्त एवं सुविधाएं ये ज़रूरी है, तीसरा शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं ये ज़रूरी है। तो दोस्तों इसमें से जो है बी पार्ट धार्मिक आधार, ये धार्मिक आधार जो है ये आवश्यक नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका वो है बी पार्ट धार्मिक आधार। बी पार्ट है धार्मिक आधार, आवश्यक नहीं है शारीरिक शिक्षा के पाठ्य विवरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 149, प्रतियोगी खेलों से प्राप्त लाभ क्या हैं? ये हमें बताते हैं, यानी प्रतियोगी खेल जो होते हैं उनसे लाभ क्या प्राप्त होता है। देखिए पहला पार्ट है खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन को जानने में सहायक होते हैं, ये करेक्ट सही है। एक तो खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन को ये जानने में सहायक होते हैं, दूसरा खिलाड़ियों की कमजोरी को जानने में सहायक होते हैं, ये भी सही है। खिलाड़ियों में क्या क्या कमजोरी है वो भी जानने में सहायक होते हैं। खिलाड़ियों के तकनीकी कौशल के विकास में सहायक होते हैं, उन्हें तकनीकी कौशल की जानकारी भी और होती है। तो ये सभी सही हैं, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 150, स्कूल गेम फेडरेशन की स्थापना भारत में हुई, कब हुई थी ये बताना हमें। तो दोस्तों स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना जो हुई थी सी पार्ट करेक्ट आंसर है 1954 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी? भारत में खेलों को, हमारे देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 151, पेनी कप टेस्ट किसका मूल्यांकन करता है? तो पेनी कप टेस्ट जो मूल्यांकन करता है वो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है सामंजस्य का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 152, फोर्ट लैग प्रशिक्षण का संबंध है। दोस्तों फोर्ट लैग प्रशिक्षण का जो संबंध है वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है दमखम से है, जिसे एंडोरेंस कहते हैं इंग्लिश में। दोस्तों फोर्ट लैग जो है एक स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ होता है गति खेल अर्थात स्पीड प्ले। फोर्ट लैग प्रशिक्षण विधि का प्रयोग जो है व्यक्ति की सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है और इस विधि से गति व स्थान पहले से नियोजित नहीं होता है। इसका निर्णय व्यक्तिगत होता है तथा खिलाड़ी अपनी गति पहाड़ियों जैसे पहाड़ियाँ हैं, जंगल है, कीचड़ है तथा घास के मैदान अर्थात स्थान के अनुरूप रखता है। इस प्रकार जो है फोर्ट लैग प्रशिक्षण विधि द्वारा व्यक्ति के सहनशीलता या दमखम एंडोरेंस का परीक्षण किया जाता है और परीक्षण का उसका विकास किया जाता है। इस विधि को जो है दोस्तों गोस्टा होमर ने 1937 ईस्वी में विकसित किया था। 1937 ईस्वी में विकसित किया था। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। फोर्ट लैग प्रशिक्षण का संबंध दमखम एंडोरेंस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 153, अध्यापन एक विधि है। दोस्तों अध्यापन जो विधि है वो है प्रदर्शन की विधि है और प्रदर्शन जो है अध्यापन की एक प्रमुख विधि। हाँ, तो अध्यापन की विधि प्रदर्शन है। प्रदर्शन एक ऐसी विधि है जिससे छात्र एवं शिक्षक दोनों ही सक्रिय, जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं और ये शिक्षण की प्रभावशाली विधि होती है, यानी उस कार्य को करके दिखाया जाता है, उसे प्रदर्शन कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी प्रभावशाली विधि है शिक्षण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 154, एक स्वास्थ्य शिक्षक एक कक्षा को आलोचना से निपटने के तरीके पढ़ा रहा है। आलोचना के लिए निम्न प्रतिक्रियाओं में से कौन सा शिक्षक द्वारा
अभिव्यक्ति करने के लिए सबसे अच्छा है, तो ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसमें से सबसे अच्छा जो है वो है ए पार्ट है, स्थिति की वास्तविकता को पहचानना और तर्क से उससे निपटना, ये सबसे प्रभावशाली अच्छा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 155, गति मापन सर्वोत्तम रूप से किया जाता है। तो दोस्तों गति मापन जो सर्वोत्तम रूप से किया जाता है वो है डी पार्ट करेक्ट आंसर है 50 गज। 50 गज नहीं, यहाँ पर मीटर है, 50 मीटर होगा ये। 50 मीटर तेज़ दौड़ द्वारा किया जाता है। दोस्तों एफर्ड के अनुसार जो है व्यक्ति की मीटर फिटनेस मापने की यह एक अमेरिकी विद्या है, जिसमें कुल 6 आयोजन शामिल होते हैं। एक तो होता है पुल अप्स, दूसरा होता है सिर अप्स, तीसरा होता है शटल रन, चौथा होता है स्टैंडिंग ग्राइंडर जंप, और पांचवा होता है 50 मीटर दौड़, और छठा होता है 600 मीटर दौड़। तो इस तरह से ये 6 आयोजन शामिल होते हैं इसमें। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है 50 मीटर दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 156, खेलों में जांच और माप के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में से जांच और खेलों के जांच और माप के महत्व के संबंध में हमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला है अनुसंधान और प्रयोग के लिए, बिल्कुल सही है। दूसरा है भविष्य में उपलब्धियों को जानने के लिए, भी सही है। खिलाड़ियों के वर्गीकरण के लिए, ये भी सही है। और चौथा है भागीदारी की ज़रूरतों का पता लगाने के लिए, ये भी सही है। तो इसमें से उपयुक्त ये चारों पार्ट सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी पार्ट होगा, ये सभी सही है। दोस्तों इसके बारे में और चीज़ बता दें आपको कि खेलकूद में परीक्षण एवं मापन का जो महत्व है निम्नलिखित बिंदुओं में उपयोगिता द्वारा स्पष्ट होता है। पहला क्या है, प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। दूसरा है प्रभावी योजना की तैयारी के लिए। तीसरा है योजना व क्षमताओं को जानने के लिए। चौथा है प्रतिभागियों की आवश्यकताओं को खोजने के लिए। और पांचवा है अभिप्रेरणा देने के लिए। और अगला है नेक्स्ट खिलाड़ियों के वर्गीकरण के लिए, भविष्य में उपलब्धियां जानने के लिए। और नेक्स्ट है अनुसंधान व प्रयोग के लिए। तो इनमें से ये चारों सही हैं, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 157, किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों किसी कार्य को करने की जो तैयारी है, मान लिया हम कोई कार्य करते हैं तो उसकी पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वार्मिंग अप कहलाती है। वार्मिंग अप कहलाती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो वार्मिंग अप प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों, वार्मिंग अप प्रक्रिया में शरीर को प्रारंभ में हल्के फुल्के व्यायाम से गरमाने से हल्के फुल्के व्यायाम किए जाते हैं, जैसे जॉगिंग की जाती है। तो इस तरह से शरीर जो है गरमाने से मांसपेशियों का संकुचन दूर हो जाता है और उनमें फैलाव आता है। और यह जो है मांसपेशियों को कठिन से कठिन कार्य को करने के लिए तैयार कर देता है, चाहे कितना कठिन कार्य हो उसके लिए भी यह तैयार कर देता है। और वार्मिंग अप से ही मनुष्य शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से अनुकूलन प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 158, पाठ योजना के उद्देश्य होने चाहिए। दोस्तों पाठ योजना के जो उद्देश्य होने चाहिए वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, विषय वस्तु पर ध्यान होना चाहिए। और इसके लिए जो है उपलब्ध अध्ययन सामग्री का नियत समय में यानी निश्चित समय में सुचारू रूप से प्रयोग एवं क्रियान्वयन होता है। तो पाठ योजना के उद्देश्य जो है विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि हमें कौन सी योजना उसमें लेनी है पाठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 159, पता लगाएं कि कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो दोस्तों सीखने का जो नियम नहीं है इनमें से प्रतिक्रिया का नियम नहीं है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और सीखने के नियमों को सामान्य रूप से निम्नलिखित 3 भागों में स्पष्ट किया जा सकता है। एक तो प्रभाव का नियम, ये सही है। दूसरा तत्परता का नियम है। और तीसरा है अभ्यास का नियम। तो ये है, ये भी सही है, तैयारी का नियम और गतिविधि एक्सरसाइज का नियम, ये तो सही है। लेकिन सीखने का जो नियम है प्रतिक्रिया का नियम सीखने का नियम नहीं है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 160, एक मांसपेशी या मांसपेशियों के समूह में इलेक्ट्रिकल गतिविधि को रिकॉर्ड करने की एक विधि को क्या कहा जाता है।
तो मांसपेशी में मांसपेशी समूह में इलेक्ट्रिकल गतिविधि को रिकॉर्ड करने की विधि को कहा जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 161, विस्फोटक शक्ति का मापन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों विस्फोटक शक्ति का जो मापन किया जाता है वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है खड़ी सीधी कूद द्वारा या लंबी कूद द्वारा किया जाता है। लंबी कूद द्वारा किया जाता है। लंबी कूद द्वारा किया जाता है। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 162, JCR परीक्षण मापता है। तो JCR परीक्षण जो मापता है वो है बी पार्ट सामान्य गामक योग्यता मापता है। ये दोस्तों JCR परीक्षण में जो है सामान्य मोटर कौशल का परीक्षण किया जाता है। और ये कौशल है कौन कौन से हैं देखिए, सार्जेंट जंप है या जिसे ऊर्ध्वाधर कूद भी कहते हैं, वर्टिकल जंप भी कहा जाता है इसे, और चाइनिंग है, और दौड़ है या शटल रन है, ये भी हैं। तो ये JCR परीक्षण द्वारा सामान्य गामक योग्यता का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 163, व्यायाम के बाद शांत होना महत्वपूर्ण है क्योंकि वह डी पार्ट करेक्ट आंसर है लैक्टिक अम्ल को निकालता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है लैक्टिक अम्ल को निकालता है। दोस्तों व्यायाम के बाद जो है शांत होना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इस दौरान जो है शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति और खपत में संतुलन बनाने का समय मिलता है शरीर की कोशिकाओं को, तथा मांसपेशियों में जो लैक्टिक अम्ल होता है उसका निष्कासन होता है। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 164, अंतर्राष्ट्रीय खेल मनोविज्ञान सोसाइटी यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहा जाता है, ISSP के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे F. एंटोनेली थे। दोस्तों एक चीज़ बता दें आपको कि अंतर्राष्ट्रीय खेल मनोविज्ञान सोसाइटी यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की स्थापना जो हुई थी 1965 ईस्वी में हुई थी, और 1965 ईस्वी से 1973 ईस्वी तक F. एंटोनेली इसके अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 165, शारीरिक पुष्टि का अंग है। तो दोस्तों शारीरिक पुष्टि के जो अंग है एक तो शक्ति है, गति है, लचक है, उपरोक्त सभी हैं। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 166, यह किसका मानना है कि उपलब्धि, संबंध तथा शक्ति ये तीनों अभिप्रेरणा की व्याख्या करने हेतु महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं? तो ये थे, बी पार्ट करेक्ट आंसर है मैक्सीलैंड। दोस्तों डेविड मैक्सीलैंड जो हैं एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो प्रेरणा आवश्यकता सिद्धांत के लिए विकसित थे। इनके अनुसार जो है अभिप्रेरणा की व्याख्या करने हेतु उपलब्धि, संबंध तथा शक्ति की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 167, प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है? दोस्तों प्रशिक्षण में जो स्थानांतरण होता है वो डी पार्ट करेक्ट आंसर है पुरानी सीख को नवीन अवस्था में प्रयोग करना। यानी प्रशिक्षण में स्थानांतरण से आशय पुरानी सीख को नवीन अवस्था में प्रयोग करना होता है। प्रशिक्षण के स्थानांतरण की स्वास्थ्य शिक्षा में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों जब किसी व्यक्ति को कोई खेल या कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है, मान लिया कहीं किसी खेल या कार्य का प्रशिक्षण दिया गया किसी व्यक्ति को और वह दूसरे स्थान पर चला जाता है तो वह अपना अनुभव दूसरों के साथ बांटता है, फिर जिसका लाभ अन्य को भी मिलता है। इसे कहते हैं प्रशिक्षण में स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 168, अनुभव है प्रशिक्षण द्वारा। जो अनुभव है और ज़्यादा सिखाया जा रहा है उसके द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को ही क्या कहते हैं? बी पार्ट सीखना कहते हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 169, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की तकनीक नहीं है? तो दोस्तों पुरस्कार एवं दंड देना ये भी प्रेरणा की तकनीक है। प्रशंसा एवं निंदा करना ये भी प्रेरणा की तकनीक है। प्रतियोगिता है ये भी प्रेरणा की तकनीक है। तो ये तीनों ही प्रेरणा की तकनीक हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी प्रेरणा की तकनीक उपयुक्त में से कोई नहीं है। यानी ये तीनों प्रेरणा की तकनीक है और हमें ये बताना है कि प्रेरणा की तकनीक नहीं है। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 170, थॉर्नडाइक ने परीक्षणों के आधार पर कितने प्रकार के सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है? तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने जो प्रतिपादन किया वे हैं 3 प्रकार के नियम हैं। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। कौन कौन से हैं? एक तो है तैयारी का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम,
तीसरा है अभ्यास का नियम। इन तीनों का प्रतिपादन किया है थार्नडाइक ने। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 171, सीखने के सिद्धांतों की थ्योरी किसने दी? तो दोस्तों सीखने के सिद्धांत की थ्योरी जो दी थी डॉक्टर थार्नडाइक ने दी थी, और थार्नडाइक ने ये 3 नियम दिए थे। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 172, सीखने के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो क्या था? सी पार्ट करेक्ट आंसर है, कोहलर ने। और कोहलर ने किया था एक तो बंदरों पर परीक्षण करके किया था, और दूसरा था चिंपैंजी पर किया था। दोनों पर किया था ये परीक्षण सीखने के सिद्धांत का। तो कोहलर थे ऐसे साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173, 11 से 14 वर्ष की आयु विकास एवं वर्धन की होती है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे दोस्तों? बी पार्ट एडोलेसेंस कहते हैं, यानी किशोरावस्था कहा जाता है उसे। दोस्तों यह अवधि जो है विकास और वर्धन की होती है एक तो, और लड़कियों में यह अवधि 10 से 14 वर्ष के बीच होती है, जबकि लड़कों में यह 11 से 15 वर्ष के बीच होती है। और साइमन के अनुसार जो है लड़कियां 9 से 12 वर्ष तक ऊंचाई प्राप्त करती हैं, जबकि लड़के 11 से 14 वर्ष तक ऊंचाई प्राप्त करते हैं। तो एडोलेसेंस जो है कहते हैं इसे, यानी किशोरावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 174, आचरण विज्ञान एवं मानसिक प्रक्रिया जानी जाती है। तो आचरण विज्ञान एवं मानसिक प्रक्रिया जो जानी जाती है वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, मनोविज्ञान जानी जाती है। दोस्तों मानसिक प्रक्रिया, व्यवहार या आचरण का वैज्ञानिक अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी शब्द जो है यूनानी भाषा के साइक और लोगस शब्दों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 175, आधुनिक मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? तो दोस्तों आधुनिक मनोविज्ञान जो है अध्ययन करता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, व्यवहार का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 176, कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग का आविष्कार जो किया था वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, पावलोव ने किया था। और कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग को कंडीशनिंग ऑफ रिफ्लेक्स थ्योरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 177, शारीरिक स्वस्थता में सुधार प्रशिक्षण उद्दीपन के गुणों के प्रति विशिष्ट है तथा इसका संबंध है। तो इसका संबंध जो है दोस्तों वो डी पार्ट करेक्ट आंसर है, विशिष्टता के सिद्धांत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 178, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान जो सहायक है वो है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक है। और शिक्षा मनोविज्ञान जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी मनोविज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत जो है मानव अधिगम प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 179, अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं? तो अभिप्रेरणा के जो प्रकार हैं दोस्तों वो हैं, एक तो बाह्य और एक आंतरिक है। ए और डी करेक्ट सही है, तो इसका डी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए और डी करेक्ट सही है। दोस्तों अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के दो आधारभूत प्रकार होते हैं, एक तो बाह्य अभिप्रेरणा होती है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, एक्सटर्नल मोटिवेशन और एक इंटरनल मोटिवेशन। बाह्य अभिप्रेरणा का तात्पर्य है कि व्यक्ति बाह्य जगत की जो वस्तुएं या व्यक्तियों के कारण अभिप्रेरित होता है इसमें, जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा जो है व्यक्ति के अंतःकरण में जन्म लेती है। इसके कारण व्यक्ति में किसी विशेष कार्य को पूरा करने की इच्छा जागृत होती है, क्योंकि यह कार्य उसके आंतरिक विश्वास या मान्यताओं के अनुरूप होता है। तो इस तरह से दोनों के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 180, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में जो है सहानुभूति अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है, आवश्यकता अभिप्रेरणा का पक्ष है, प्रेरणा अभिप्रेरणा का पक्ष है, और प्रेरित करना ये भी अभिप्रेरणा का पक्ष है, जबकि सहानुभूति जो है अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 181,
शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार का अध्ययन है। तो दोस्तों शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार का जो अध्ययन है वो है सी पार्ट। करेक्ट आंसर है खेल मनोविज्ञान। दोस्तों खेल मनोविज्ञान जो है शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार का अध्ययन है। यह दोस्तों मनोविज्ञान की वह शाखा है जो खेल के मैदान पर मानव व्यवहार से जुड़ी है और अभ्यास के समय तथा प्रतियोगिता के समय में यह उसके प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 182। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? दोस्तों साइकोलॉजी शब्द जो है मनोविज्ञान है, तो इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्दों से हुई है। मनोविज्ञान और साइकोलॉजी जो है दो ग्रीक शब्दों साइके तथा लोगस से मिलकर बना है। साइको का अर्थ है आत्मा तथा लोगस का अर्थ होता है विवेचना करना। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ के अनुसार जो हुआ वो हुआ आत्मा का अध्ययन करने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 183। कौन से कारण हैं जो शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं? तो दोस्तों शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं वे हैं, एक तो शारीरिक बनावट कारण, दूसरा शारीरिक क्रिया कारण, ये भी है शारीरिक मनोवैज्ञानिक कारण, ये तीनों ही हैं, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है। उपरोक्त सभी ये शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 184। स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा? दोस्तों स्पेंसर ने जो व्यक्तित्व को बांटा है वो बी पार्ट है, 6 भागों में बांटा है और वो कौन कौन से हैं? एक तो है सैद्धांतिक, दूसरा है राजनीतिक, तीसरा है आर्थिक, चौथा है धार्मिक, पांचवा है सामाजिक तथा छठा है कलात्मक। तो ये 6 व्यक्तित्व को है 6 वर्गों में बांटा है स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 185। आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। यह अध्ययन के कौन से नियम से संबंधित है? तो दोस्तों यह अध्ययन के कौन से नियम से संबंधित है? ए पार्ट करेक्ट आंसर है, प्रभाव के नियम से संबंधित है। दोस्तों यह कथन जो है प्रभाव के नियम से संबंधित है और इस नियम का जो प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने किया था। उनके अनुसार प्राय हम जब उस कार्य को ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, यानी हम उस कार्य को ज़्यादा अच्छा करना चाहेंगे जिसका परिणाम हमारे लिए अच्छा होता है, हितकर होता है यानी, तथा जिससे हमें सुख एवं संतोष मिलता है। यदि हमें किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है तो उस क्रिया को नहीं दोहराते हैं। यही थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 186। कौन सा देश अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों अफीम का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो भी पार्ट है अफ़गानिस्तान है और दूसरे नंबर पर है म्यांमार है ये दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 187। डबल नेल्सन कार्यनीति किस खेल से संबंधित है? डबल नेल्सन कार्यनीति जो है सी पार्ट है, करेक्ट आंसर कुश्ती खेल से संबंधित है। तो इसमें जो है एक खिलाड़ी दूसरे के पीठ की तरफ से अपने दोनों हाथ दूसरे खिलाड़ी के दोनों हाथों के नीचे से ऊपर की ओर उठाते हुए गर्दन के पीछे से जाकर हथेलियों से लोग बनाते हुए दबाव को बढ़ाता जाता है, जो दूसरे खिलाड़ी के लिए बहुत ही कष्टदायी होता है। ऐसा होता है इसमें ये। तो सी पार्ट डबल नेल्सन नीति जो है ये कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 188। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी डोपिंग का दोषी नहीं है? तो दोस्तों डोपिंग का जो दोषी नहीं है रिक डिमंट है। ये लिक नहीं है, रिक है ये, सॉरी रिक प्रिंट होने में मिस्टेक हो गई है। रिक डिमंट है ये डोपिंग के दोषी नहीं थे। बाकी कार्ल लुइस, बेन जॉनसन और डिएगो माराडोना ये दोषी पाए गए हैं। तो रिक डेमोंड जो है ये अमेरिकी तैराक हैं जिन्हें उनके कैरियर के दौरान कभी दोषी नहीं पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 189। भारत में सर्वप्रथम किस समाचार पत्र द्वारा खेल समाचारों को प्रकाशित किया गया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम जो खेल समाचार पत्र था जिसके द्वारा खेल समाचारों को प्रकाशित किया गया था वो था बी पार्ट पायनियर। पायनियर जो है 1865 में हुआ था ये, और द हिंदू जो है 1878 में हुआ था, और नवभारत टाइम्स जो है 1946 में,
और जनसत्ता 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो इस प्रकार है ये भारत में सर्वप्रथम जो है खेल समाचारों को द पायनियर ने प्रकाशित किया था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 190, कीचड़ स्नान प्रचलित था। दोस्तों कीचड़ स्नान जो प्रचलित था वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। एथेंस में प्रचलित था, ये एथेंस में प्रचलित था। और कीचड़ स्नान साधारण मिट्टी या पानी का खेल होता था। कीचड़ स्नान की प्रथा एथेंस में प्रचलित थी, ये बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 191, विश्व का सबसे पुराना खेल समाचार पत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना जो खेल समाचार पत्र है दोस्तों वो है ए पार्ट गजेट डेलो स्पोर्ट्स। गजेट डेलो स्पोर्ट विश्व का सबसे पुराना खेल समाचार पत्र है। यह सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1896 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था और जिसने प्रथम ओलंपिक खेलों को कवर किया था। इसी ने ही प्रथम ओलंपिक खेलों को कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 192, उस अनर्थकारी घटना को क्या कहा जाता है जो विशेष रूप से वह जो अचानक होता है उसके कारण जीवन को अधिक हानि तथा नाश व कठिनाई होती है, जैसे कि बाढ़, हवाई जहाज दुर्घटना या व्यापार विफलता। तो उसे क्या कहा जाता है? बी पार्ट आपदा कहा जाता है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, आपदा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 193, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रथम अध्यक्ष भारतीय थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। डॉक्टर नगेंद्र सिंह 1973 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने थे और ये 1885 ईस्वी तक इस संस्था के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 194, मिचली, उल्टी और दस्त किसके सबसे आम लक्षण हैं? तो दोस्तों मिचली, उल्टी और दस्त जो हैं भोजन, एक तो एलर्जी के लक्षण है, दूसरा विषाक्त भोजन के। तो इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन हटा दिया गया था। तो इन दोनों के हैं। जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आए तो इन दोनों से संबंधित देख लेना आप ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 195, गति का अध्ययन कहलाता है। तो गति का अध्ययन जो कहलाता है ये पार्ट करेक्ट आंसर है, गति विज्ञान कहलाता है। दोस्तों इसके अंतर्गत जो है गति से प्राप्त ऊर्जा के प्रभाव एवं परिणाम का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 196, यूएसए में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन के क्षेत्र में निम्न संस्था है। तो कौन सी संस्था है वो? डी पार्ट करेक्ट आंसर है, AAHPERD है। और इसका नाम जो है 5 सितंबर 2013 को इसका नाम बदलकर सैफ अमेरिका कर दिया गया है। सैफ अमेरिका कर दिया गया है, SHAPE PE है ये, PE सैफ अमेरिका और आगे अमेरिका कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 197, पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों पर्सोना शब्द जो लिया गया है लैटिन भाषा से लिया गया है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और जहां यह मूल रूप से नाट्य मुखौटे के लिए उपयोग किया जाता है और अंग्रेजी भाषा में इसका उपयोग जो है वह छवि या व्यक्तित्व जो एक व्यक्ति अन्य के समक्ष प्रस्तुत करता है के लिए किया जाता है। तो पर्सोना लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 198, निम्न में से कौन सी खेलने की सतह नहीं है? तो दोस्तों खेलने की सतह जो नहीं है वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, साई बैक्स नहीं है। पॉलीग्रास, एस्ट्रोटर्फ ये खेलने की सतह हैं और टेराफ्लैक्स ये भी खेलने की सतह हैं, जबकि सी पार्ट जो है साई बैक्स ये खेलने की सतह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 199, कालक्रम के अनुसार उम्र का आशय क्या है? तो कालक्रम के अनुसार जो उम्र का आशय है वो वर्ष, महीना तथा दिन में उम्र की अभिव्यक्ति की जाती है, ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 200, एक खिलाड़ी जिसका वजन 50 किलोग्राम है 2 घंटे का प्रशिक्षण लेता है, उसे कितने भोजन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों उसे होती है 5000 से 5500 कैलोरी की आवश्यकता होती है, यानी यहाँ 5500 है, 4500 सॉरी गलती से हो गया, ये डी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से होती है कि 24 घंटे लेटे हुए व्यक्ति को 1700 कैलोरी की मात्रा की आवश्यकता होती है और हल्का कार्य करने वाले व्यक्ति को 2500 से 3000 के बीच होती है कैलोरी की आवश्यकता। मध्यम कार्य करने वाले व्यक्ति को 3000 से 3500 के बीच होती है। कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति एथलीट को जो है 3500 से 6000 के बीच होती है और अत्यंत कठोर कार्य करने वाले व्यक्ति को 8000 तक कैलोरी की आवश्यकता होती है। इस तरह से होता है ये, तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे हमारे टेस्ट सीरीज के चौथा पार्ट था ये, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। यदि इनमें से आपने 20 क्वेश्चनों का भी जवाब सही कर लिया तो ये
आपके सफलता के लिए बहुत ही बेहतरीन अच्छा होगा। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में के पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। और 100% तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे चैनल पर जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत इतिहास और भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज भी लेकर चल रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।